अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है फवाद चौधरी पीटीआई जो जंग चल रही है, अपोजिशन के 11 अरकान को मुअत्तल कर दिए। ये क्या माजरा है? एक जज ने एसओपीज जारी कर दी है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वज़ीर आज़म को हुक्म दिया है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में अतर मिनल्ला साहब ने जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उससे लातल्की का इजहार कर दिया है, उस पर आखिर में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फवाद चौधरी और पीटीआई की जो इस वक्त जंग चल रही है। फवाद चौधरी साहब कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरह पीटीआई में एंटर हो, लेकिन जो इस वक्त जो फ्रंट रो पे बैठी है पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जितने मेंबरान हैं वो फवाद चौधरी साहब को स्पेस नहीं दे रहे। हामिद खान साहब वो अलहदा हमले कर रहे हैं, राउफ हसन साहब अलहदा हमले कर रहे हैं, और फवाद चौधरी तय बरतय इंटरव्यू दे रहे हैं। और उनकी कोशिश है वो किसी तरह पार्टी में जगह बना लें। और वो बरवला ये भी कह रहे हैं कि जो लोग इस वक्त आके बैठे हुए हैं इनकी पार्टी के लिए कोई खिदमात नहीं है। शेख वकास अजम पे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है कि शेख वकास अजम अभी कल आया और उसको जनरल सेक्रेटरी बनाने की बातें कर रहे हैं। शेख वकास अजम की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इसी तरह शेख वकास अजम साहब का क्लेम ये है या उन जैसे जितने अरकान हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैठे हैं उनका कहना ये है कि क्योंकि फवाद चौधरी जैसे लोग पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे, इन्होंने बाकायदा ट्वीटर की लातल्की का इजहार किया, इस्तेकाम पाकिस्तान के फंक्शनों में जाते रहे, वहाँ उसको ज्वाइन किया। अब ये किस मुंह से दोबारा पार्टी में आ रहे हैं, इनकी कोई जगह नहीं है। राउफ हसन साहब पर हमले हो रहे हैं कि वो पेड हैं, जियो से भी पैसे लेते हैं, पार्टी से भी पैसे लेते हैं और ये पार्टी को बेच रहे हैं। इनका कोई स्टेक नहीं है पार्टी में। इमरान खान साहब को जल्द चाहिए इन लोगों से छुटकारा हासिल करें और जो एक्चुअल पॉलिटिशियन है उनको लेके आए ताकि मामला बेहतर हो सके। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फवाद चौधरी साहब के हवाले से कि जिस तरह उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उसके बाद से वो आज तक 9 मई को कंडेम कर रहे हैं। और वो ये बिल्कुल इस हक में नहीं है जो इमरान खान साहब की पॉलिसी थी कि फ़ौज और अवाम आपस में लड़ पड़े। इसकी पॉलिसी नहीं है फवाद चौधरी साहब, विच इज़ गुड साइन। पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जाएं, इस्तेकाम पाकिस्तान में जाएं, पीपल्स पार्टी में, जिस मर्जी पार्टी में जाएं, लेकिन उनके जो इस वक्त ख्यालात हैं वो प्रो पाकिस्तानी हैं, वो नेशनलिस्ट के तौर पर अपने आप को शो कर रहे हैं। तो शायद फवाद चौधरी साहब आपके लिए इस पार्टी में जगह कम हो, क्योंकि यहाँ पे प्रो पाकिस्तानी कम है, प्रो इमरानियत और इमरान पसंद ज़्यादा है। और आपको इस किस्म की पार्टी में जाना भी नहीं जाए जहाँ पे शख्सियत गुलामी है। यहाँ पे शख्सियत की गुलामी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप वो कर सकते हैं और उसकी मोहब्बत में अगर आप फौज पर भी हमला कर सकते हैं तो फिर आप आ जाएं, फिर आप वेलकम हैं। और आप पीटीआई के तमाम किसी इंपॉर्टेंट सीट पे भी बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये इस चीज़ के इस तमाम कंडीशंस पर पूरा नहीं उतरते तो फिर आपकी कोई जगह नहीं। आज की जो दूसरी खबर है वो है पीटीआई के जो जितने अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 11 एमपीए पंजाब असम्बली में उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया। मुअत्तल करने की वजह ये थी कि जब मरीम नवाज बजट के हवाले से स्पीच दे रही थी उस पर उन्होंने बड़ी नारेबाजी की, गलत जुमले भी कसे, नारे भी लगाए, जिस पर जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं मलक अहमद खान साहब उन्होंने 11 लोगों को मुअत्तल किया। और जनाब जो इनके ओपोजिशन लीडर थे उनसे गाड़ियां ले ली, उनके दफ्तरों को ताले लगा दिए, उनको टके टोकरी कर दिया। उस पर फिर सारी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है 107 मेंबर हैं, इन्होंने एहतजाज किया। इनको असम्बलियों का इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। ये बाहर बैठ गए, सीढ़ियों पे इजलास करते रहे। मुझे वो टाइम याद आ गया जब हमजा शहबाज शरीफ फ्लैटी होटल में अपना इजलास किया करता था। बाकायदा इन्होंने स्पीकर के खिलाफ वो अदम इस्तेकाम की तहरीक भी पेश कर दी, कबूल भी हो गई। अब वो एक अलहदा उन्होंने कार्रवाई शुरू की है असम्बली की सीढ़ियों में बैठ कर। अब ये मफाकात अमल सारा, मैं इस चीज़ को बिल्कुल इंडोज नहीं कर रहा, ये गलत चीज़ है। ओपोजिशन लीडर की जो भी उनका प्रोटोकॉल है वो उनको मिलना चाहिए। और जो अगर तो गलत किया है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो पीटीआई करती रही है, सप्तान जो इनका था स्पीकर और इससे पहले
जिस तरह असम्बलियाँ चलती थी और उसको इंडोर्स किया जाता था, उस्मान बुज़दार आंखें बंद करके बैठा रहता था, कोई जवाब नहीं था देता, ये सब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होते हुए देखता था। तो ये मफाकातें अमल है पीटीआई के लिए। उनके साथ जो इस वक्त हो रहा है, जो उन्होंने किया सो वही वो काट रहे हैं, तो इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। आज की जो तीसरी इम्पोर्टेंट खबर है वो है शाहिद करीम, जो एक ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने एसओपीज जारी किया जो एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के हवाले से, और उन्होंने बाकायदा वज़ीर आज़म साहब को हुक्म दिया है कि आप इन एसओपीज को अपनी एस्टेब्लिशमेंट पर अमल दरामद कराएं, उनको हुक्म दें। तीन जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट को कहना है, जो आपके मतहत अदारे हैं जितने भी, कि वो अदलिया से रब्ता ना करें। पहले मैं वो पॉइंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपना तजिया पेश करता हूँ। पहला पॉइंट है कि आपने किसी भी जज से रब्ता नहीं करना। आप अपने मुताबिक जितने भी इदारे इस्टेब्लिशमेंट के, फौजी, नॉन फौजी, उन सबको कहते हैं आपने जज से किसी किस्म का रब्ता नहीं करना, ना कोई आपने सिफारिश करनी है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जजेस को कहा है कि आपने अपने फ़ोन टेप करने हैं, ठीक है। और तीसरा, आपने इजाफी सिक्योरिटी आपकी मर्जी के बगैर लग नहीं सकती। अब इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे शाहिद करीम साहब को शायद पता नहीं है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या पहले वज़ीर आज़म से पूछ के फ़ोन किया करती थी, क्या उनके मातहत है? हाँ, आईएसआई का मैं मान लेता हूँ, वो वज़ीर आज़म अपॉइंट करता है, वो डायरेक्ट जो प्राइम मिनिस्टर है उसके अंडर होता है। जो बाकी आपकी पूरी फौज है, और इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस भी आती है, आईबी आती है, एफआई आती है, क्या वो पहले शहबाज शरीफ साहब से पूछ के ये काम किया करते थे? क्या वो शहबाज शरीफ साहब उनके कहने पे वो ये छोड़ देंगे ये काम करना? तो अपनी अकल को हाथ मारे। अगर आप खुद नहीं कर सकते उनसे बात, तो शहबाज शरीफ साहब के कंधे पे रख के बंदूक आपने ज़रूर चलानी है। आप सेक्टर कमांडर को बुला नहीं सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आप इस वक्त डीजी आईएसआई की बातें कर रहे हैं, डीजीसी की बातें कर रहे हैं, आर्मी चीफ की बातें कर रहे हैं, और डीजी एफआईए की बातें कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें। आप अगर खुद इतने ताकतवर हैं, अगर आपके अंदर खुद इतनी तप्पड़ है, तो आप खुद ऑर्डर करें। आप डायरेक्ट इन महकमों को लिखें लेटर कि खबरदार आप में से किसी ने मुदाखलत किया। आप वज़ीर आज़म को लिख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ऑर्डर करे कि ये किसी किस्म का रब्ता ना करे, और वज़ीर आज़म के कहने से वो रब्ते करते हैं। या इससे पहले जितने रब्ते किए उन्होंने वज़ीर आज़म को पूछ के किए हैं। ना वो किसी से पूछते हैं, जो कि रियलिटी है, ना वो किसी से पूछेंगे। और आप उनको बुला नहीं सकते अदालतों में। अब ये आपने अजीब सा मजाक बना लिया अपना कि एसओपीज जो जारी कर दिए कि आप सारे जज जो उनसे हैं वो इस पे अमल पैरा हो। बाद में अगर वो कोई, अगर खुदा, फिर दूसरा पॉइंट सुने आप, कि तमाम जो जजेस हैं वो अपने फ़ोन रिकॉर्ड करें। ठीक है जी, रिकॉर्ड कर लें। अब उसमें कुछ निजी उनकी गुफ्तगू भी होगी, घर वालों की गुफ्तगू भी होगी, कुछ शॉपिंग की जो घर वाली की तरफ से फ़ोन आएंगे वो भी होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा भी होगा, वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। बाद में फ़ोन हैक हो जाता है, और वो बाद में ट्विटरों में और फेसबुक पे वो रीलें चल रही होंगी कि ये देखे जज साहिबान क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि ये किसने किया। फिर तीसरी जो आपने बात की है कि सिक्योरिटी नहीं रखनी, इजाफी सिक्योरिटी या उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अब एक जज है या एक अदालत में बैठता है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी थ्रेट है और पुलिस वहाँ पर सिक्योरिटी दे देती है। अब आप पुलिस को डायरेक्ट हुक्म दे रहे हैं कि आपने उनकी मर्जी के बगैर सिक्योरिटी नहीं देनी। अब खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए, आप पुलिस वाले आपको सिक्योरिटी ना दे, कुछ हो जाए, तो उसका जिम्मेदारी जज पर होगी कि सिक्योरिटी इदारों पर होगी? फिर आप सिक्योरिटी इदारों को कहेंगे कि ये हमला कैसे हो गया, ये मुसल्ला अफराद मेरी अदालत के अंदर कैसे आ गए? तो खुद इन एसओपीज को देखे तो ये एक मजाक लग रहा है। पाकिस्तान की अदलिया जो इस वक्त 140वें नंबर पे है, वो पाकिस्तान के एक आला अदारे को जो 6वें 7वें नंबर पे आता है उसको डिक्टेट कर रही है, बता रही है कि आपने हमसे बात नहीं करनी या आपने मुदाखलत नहीं करनी। अब जो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना इसमें, ये दो जो चौधरियों की लड़ाई है। ये मुदाखलत जो जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है और मिलिट्री एक्टिविज्म जितना हो रहा है, इसमें आम आदमी का कोई लेना देना नहीं। ये ब्राह्मण ब्रीड की बातें हैं। दो बड़े ताकतवर बुल आपस में लड़ रहे हैं
کیا یہ جج اور اسٹیبلشمنٹ اس بات پہ لڑے کہ عام آدمی کو انصاف دیں، عام آدمی کا فیصلہ 30 دنوں کے اندر کریں، عام آدمی کی فون ٹیپ نہ کریں، عام آدمی جو پولیس اسٹیشنوں میں جاتا ہے اس کے ساتھ عزت کمیز رویہ کیوں پیش کیا جاتا ہے، یہ جعلی پرچے کیوں ہوتے ہیں؟ اس چیز پہ لڑائی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے کہ جو اعلیٰ عدالتوں میں جو ججز بیٹھے ہیں یہ اس وقت 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، جس سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں ہے، اور یہ ساری لڑائی وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ یہ عام پاکستانی کی لڑائی نہیں ہے، عام پاکستان کا اس لڑائی سے کوئی دور دور تک لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ عام پاکستانی کی بات کریں کہ ہاں اس عام پاکستانی کو انصاف، یکساں انصاف ملنا چاہیے، تو میں کہوں گا یہ لڑائی بالکل ٹھیک ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے پاکستان میں؟ یکساں انصاف نہ دلوانے دیں عام آدمی کو۔ جو جھوٹے مقدمات ہوتے ہیں، جو آپ کی پراپرٹیوں پہ قبضے ہوتے ہیں، جس طرح پولیس فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ججز فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ججز رشوت لیتے ہیں، میں کہوں میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں کہ وہ کیوں کر رہی ہے۔ یہ دونوں طرف سے جو جنگ جاری ہے، ایک عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے، ایک جو اس حق میں نہیں ہے، جو 9 مئی کے ملزمان کو ٹیررزم ایکٹیویٹیز میں لانا چاہتا ہے۔ اس چیز پہ اختلاف ہے، ججز ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ جج کہتا ہے کہ جو جتنے نشانے حیدر کے پتلے جلے ہیں یہ ٹیررزم ہے ہی نہیں۔ اگر فوجی گاڑیاں جلی ہیں یہ ٹیررزم میں نہیں آتا۔ اگر پروٹیسٹ ہوا جی ایچ کیو میں، وہ مور اٹھا کے لے گئے، چکن اٹھا کے لے گئے، وہاں سے انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، تو یہ ٹیررزم میں آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ یہ ٹیررزم ہے، یہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے، یہ پاکستان کا دشمن حملہ کر سکتا ہے، پاکستانی حملہ نہیں کر سکتا۔ اب اس چیز کا ان دو ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو کی یہ جنگ ہے۔ میں نے کلیئرلی آپ کو بتا دیا، یہ برہمن بریڈ کی لڑائی ہے، اس کا عام پاکستانی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں عام پاکستانی افیکٹ ہو رہا ہے کہ یہ جب آپس میں لڑتے ہیں تو جو عام پاکستانی کی آواز ہے وہ دب جاتی ہے، میڈیا میں، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر انہی کی باتیں چلتی ہیں، اور یہ اسی لیے یہ رفٹ بڑھ رہی ہے، اور اسی لیے یہ ججز بار بار ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرتے ہیں، مداخلت ہو رہی ہے۔ اب خدا نہ خواستہ کوئی عام بندہ ان کو فون کر دے، یہ کہتے ہیں جج ٹیپ کرے ریکارڈ، ایک عام بندہ کوئی نوسر باز فون کرے کہ میں کیپٹن بلال بول رہا ہوں اور یہ آپ نے فلانا کیس ہے، اس میں اس کو سزا دینی ہے ورنہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، تو اس چیز کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ وہ ٹیپ اس کیپٹن بلال کی ہوگی؟ اس چیز کا تعین کون کرے گا؟ آپ بعد میں یہ ساری ریکارڈنگیں کر کے آپ کے ماتحت عدالتیں یا آپ کو بھیجنی شروع کر دیں کہ جی دیکھیں جی مداخلت ہو رہی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک تماشا سا بن جائے گا کہ آپ دونوں اپنی اپنی حدود میں رہیں، اپنی حدود میں رہ کے قانون کے مطابق کانسٹیٹیوشنل لینز یوز کریں۔ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے خلاف ہوں، ان کو بالکل اپنے حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، لیکن عدالتوں کی بھی کچھ حدود ہے، عدالتیں بھی تعین کریں، ملزم کو ملزم سمجھیں، ملزم والا برتاؤ کریں۔ عمران خان صاحب کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، یہ عام پاکستانی کو یہ فیسیلیٹیشن حاصل نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی رو رہا ہے۔ جتنی تیزی سے اس کے کیس سنے جا رہے ہیں، عام پاکستانی کی اتنی جلدی باری نہیں آتی۔ تو ایک یکساں انصاف کا ایک قانون سب پر لاگو ہوتا ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ عام پاکستانی بھی اتنا ہی مستفید ہونا چاہیے جتنا عمران خان ہو رہا ہے، تو یہاں پہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے، تو سب کے لیے انصاف برابر کریں۔ میری گزارش ہے کہ آپ سب اپنی حدود میں کام کریں، قانون کے مطابق کام کریں، آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور 140 نمبر والوں کا ویسے نمبر 7 یا 6 والوں کے ساتھ مقابلہ بنتا تو نہیں ہے، ویسے مرضی ہے آپ کی، آپ نے لیٹر لکھ دیا۔ آج کی جو آخری خبر ہے وہ بھی عطر من اللہ کے حوالے سے ہے کہ جب فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال صاحب کے اوپر توہین عدالت لگی، لیٹر تب آپ کو لکھنا چاہیے تھا کہ میں اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں، میرا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اب جب آپ مایوس ہو گئے عطر من اللہ صاحب، آپ شو ہو گئے، اپنے اپنے کارڈ شو کر دیے، آپ پی ٹی آئی پرو ہیں، آپ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ ہیں، آپ پی ٹی آئی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں،
अब जब आपको ये यकीन हो गया कि फैसल वाडा और उनको कुछ नहीं होना, अदालत ने माफ़ी उनकी एक्सेप्ट कर लिया, आपको इस चीज़ का दुख है, आपको इस चीज़ का गुस्सा, अब आपने इस केस से तलखी का इजहार कर दिया। और ये है वो स्टैंडर्ड जिसकी मैं बात करता हूँ। ये ब्राह्मण ब्रीड और ये शूद्रों वाली जो हरकतें हो रही है पाकिस्तान की अदालतों में, ये सब लोग देख रहे हैं और अवाम इस चीज़ की विटनेस है कि पाकिस्तान के जो निज़ाम इंसाफ का किस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।